आज मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बिल का समर्थन करने के लिए और क्यों खड़ा हुआ हूं, इसका मैं बिंदुवार विवरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि बीएसएफ को कहा जाता है इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, सेना सीमा पर लड़ती है और जो पुलिस बल है वो अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, मगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीमा पर भी मोर्चा संभालती है और देश के अंदर भी मोर्चा संभालती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज इंडियाज मेन लाइन ऑफ इंटरनल डिफेंस। एंड मोदी सरकार इज ट्राइंग इट्स टूथ एंड नेल टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ दीज फोर्सेज हु आर द मेन लाइन ऑफ इंडियाज डिफेंस। अब इन बलों के प्रति सरकार का जो मूल्यांकन है यदि करना है किसी को, तो मुझे लगता है 3 आधार पर करना चाहिए। एक है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता। दूसरा है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और तीसरा है कि मोरल कैसे काम कर रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार आने के साथ ही दिखाई पड़ गया। 2014 26 मई को हमारी सरकार आई और आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले बीएसएफ, वो हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात रहता था, शेलिंग की बहुत घटनाएं आती थी और उस समय बीएसएफ के डीजी का फोन आया तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास कि सर शेलिंग हो रही है, हमने सफेद झंडा दिखा दिया है। तो पूछा गया सफेद झंडा क्यों दिखाया है, तो कहा गया सब हमें यही आदेश है कि जब शेलिंग हो तो सफेद झंडा दिखाना है। तो गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, अब ये मोदी की सरकार है, अब सफेद झंडा नहीं दिखाना है, जितनी शेलिंग होगी उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम सब लोग सर, ये बाकायदा अभी आगे बोल रहा हूं, उससे सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा। और सर ऑथेंटिकेशन यह है कि 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पिछले 10 साल में कितनी शेलिंग की घटनाएं हुई नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, एक कहावत होती है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बो तू फूल, मगर हमारी सरकार ने कहा जो देश के विरोध काम करेगा तो जो तो को कांटा बोए ताही बो तू भाला, वो भी तो समझे जरा कि पड़ा किसी से पाला। और जब से मोदी सरकार से पाला पड़ा है, आपने देखा शेलिंग की घटनाएं रुक गई हैं। अब यह तो थी कि मनोदशा को लेकर मोदी सरकार का मनोरथ क्या था, अब कार्य दशा को लेकर मोदी सरकार का कार्यवृत्त में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, वर्तमान बिल को अगर समझना है तो ये सीएम जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ये 3 कैटेगरी में है। एक में है जो बेसिक लेवल पे जवान से एंट्री लेते हैं, एक जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रशासन में काम करते हैं, और एक है जो हायर लेवल प्रशासन में काम करते हैं यानी आईपीएस ऑफिसर। अगर देखा जाए तो इन सारे गस्टेड ऑफिसर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रेगुलेशन करने के लिए बिल लाया गया है। और जो हमारे विपक्षी सांसदों ने विषय उठाया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी न रहे। और अभी तक भी 45 से 48% लोग आईजी के पद तक पहुंचते हैं। अब यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो यह कहा जा रहा है कि इससे मॉरल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 10 लाख से अधिक लोग, 11 लाख के लगभग की पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी स्ट्रेंथ है। इसमें जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो केवल 1 से 1.5% हैं, और उनमें भी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं
वो उसका भी 1 से 1.5% है, यानी 0.01 से लेके 0.015% पदों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर यह कहना कि 11 लाख फोर्सेस के मॉरल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह तर्कसंगत नहीं लगता है। हां, यद्यपि मॉरल की बात अभी हमारे कई विपक्षी सांसदों ने उठाई, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा, संजय सिंह जी ने कहा, चौधरी साहब बोल रहे थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदया, जब संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था तो जिन सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा होने के बाद 7 साल तक क्षमा याचना लंबित रखी गई थी, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। दूसरा, और इतना ही नहीं, उस समय उन लोगों ने आक्रोश में आकर अपने मेडल वापस कर दिए थे, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं, मगर सोनिया जी की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे, पर बकौल सलमान खुर्शीद बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार के हमारे सुरक्षा बलों के मॉरल के ऊपर किस ढंग की राजनीति की जाती थी। परंतु हमारी सरकार तीनों स्तरों पर, जवान, मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीनों की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अगर आप ये देखें तो सरकार ने व्यवस्था की है कि आईजी के लिए 50% पद सहायक कमांडेंट संवर्ग से भरे जाएंगे और 50% आईपीएस से। एडिशनल डीजी में 67% आईपीएस से और 1/3 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट स्तर से ली जाएंगी। डीजी पद पे जो रहेंगे वो आईपीएस अधिकारी रहेंगे। अगर इस ढंग से हम देखें तो इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, जो कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तक लगभग 4 प्रमोशन मिलेंगे, 5वां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 4 प्रमोशन ग्रुप ए वालों को भी मिलेंगे और वो भी 5वां और 6ठा भी पा सकते हैं, एडिशनल डीजी तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो आईपीएस संवर्ग के बारे में कहा जा रहा है, उनको भी सामान्यतः 4-5 प्रमोशन ही मिलते हैं। एडिशनल एसपी जो शुरू होते हैं, एसपी, देन एसएसपी, देन एसएसपी डीआईजी इक्विवेलेंट रैंक, देन आईजी और एडिशनल डीजी। हर आईपीएस डीजी नहीं बनता है, यानी उनको भी लगभग उतने ही अवसर मिलेंगे जितने कि अन्य लोगों को मिलेंगे। मगर जो मॉरल की बात कहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो हमारे जवान हैं उनमें से बहुत से लोग निरीक्षक स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो जवान रिटायर होगा, यानी जो कांस्टेबल स्तर के ऊपर अपॉइंट होते हैं, जब वो रिटायर होंगे, अगर उस समय तक उनका पूरा कार्य व्यवहार अच्छा है, 5 साल का एसीआर अच्छा है, तो रिटायरमेंट के समय उन्हें आर्थिक लाभ नहीं होगा, परंतु एक रैंक ऊपर की ऑनरेरी रैंक दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो हमारे बलों का मनोबल ध्यान रखने की बात करने का बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तीसरी बात, जो आईपीएस ऑफिसर्स के संदर्भ में कहा जाता है, तो मैं ये भी विनम्रता से अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, एनटीआरओ, आरएडब्ल्यू, सभी में तो डीजी, एडिशनल डीजी आईपीएस ही होते हैं। तो अगर यहां पर यह व्यवस्था है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या होने की बात है। फिर भी यदि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ विपक्ष में नहीं, कई जगह सत्ता में भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आज तक जितनी सरकारें रही हैं और वर्तमान में जितनी राज्य सरकारें हैं, कितने डीजीपी आपने गैर आईपीएस बनाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सेंट्रल एजेंसीज के चीफ आपने कितने गैर आईपीएस बनाए? और यह विषय सिर्फ आईपीएस और नॉन आईपीएस का नहीं है। विषय यह है कि आज के समय में जब व्यवस्थाएं इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती चली जा रही हैं, तो उस समय में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अगर आपको एनआईए के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, बीएसएफ को, और उधर स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, तो जिन लोगों को स्टेट पुलिस में धरातल पर काम करने का भी अवसर मिला हो और दूसरी एजेंसीज में भी वो समान रूप से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस कारण से वो कोऑर्डिनेशन अधिक बेहतर और प्रभावी हो सकता है। इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूं कि अगर सीआईएसएफ स्टेट ये एयरपोर्ट को देखती है और उन्हें सूचना मिले किसी स्टेट की इंटेलिजेंस से कि कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति आया है जो कहीं पर सीआरपीएफ को चकमा देकर आने में सफल हो गया है, और उसके बारे में एनटीआरओ से कोई इनपुट आया है,
तो अब आप सोचिए, आज के जमाने में यदि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ट्रैक करना है तो ऐसा संवर्ग ऊपर के लेवल पे चाहिए जो उन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं रह चुका हो और उन जगहों पर कार्य करने का उसको अनुभव हो। तो मुझे लगता है यह व्यवस्था किसी के खिलाफ नहीं है, सबको न्याय देने के लिए और सबकी वस्तुस्थिति को अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए की गई है। अगली जो आपत्ति उठाई जा रही है वो ये है कि आईपीएस संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था क्यों की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं विगत 78 वर्षों से यही व्यवस्था इन सारी संगठनों में हमेशा से चली आ रही है। केवल इस बिल के द्वारा उस व्यवस्था को एक स्थापित व्यवस्थित रूप प्रदान किया जा रहा है, यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले भी डेपुटेशन पर ही वो लोग आते थे और डेपुटेशन पर ही कार्य करते थे। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, देखिए साहब, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज से आके कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनता। आज अगर आप ये कहेंगे कि इंडिया की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का प्रमुख इंडियन पुलिस सर्विस का व्यक्ति नहीं होगा तो किस सर्विस का व्यक्ति होना चाहिए? यह संविधान की भावना के भी अनुरूप है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिस आधार के ऊपर चयनित करता है, क्योंकि डिफरेंट एंट्री लेवल पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एक डिफरेंट स्तर तक ही मिलती हैं और इसी कारण से यह विषय जो है व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया गया है। हां, यह मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगला प्रश्न यह उठाया जाता है जो अभी हमारे एक साथी ने उठाया कि धरातल के ऊपर उच्च अधिकारी नहीं जाते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले साल फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर कोरागुट्टा के पहाड़ के ऊपर एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ जो छत्तीसगढ़ पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 21 दिन तक वो ऑपरेशन चला जिसमें 31 नक्सली मारे गए और डीजी सीआरपीएफ मौके के ऊपर उस कोरगुट्टा पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में यह ध्यान रखना होता है कि मंत्री हो या अधिकारी सब जमीन से जुड़े रहते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, यहां अफसर तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए, इन लोगों के सर्वोच्च नेता भी जमीन से जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं और उड़ते भी ऐसे हैं कि देश से भी उड़कर जब तक विदेश पहुंच जाया करते हैं। तो मुझे लगता है जो जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं उन्हें धरातल की समझ कम होती है। सर, ये बिल पर ही बोल रहे हैं। अरे साहब सुनिए, अरे सुनिए, रूरल डेवलपमेंट में वेस्ट एशिया की चर्चा कर चुके हैं आप लोग, मैं तो बिल पर ही बोल रहा हूं। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, आईपीएस अधिकारियों से लेके समूह आ के अधिकारियों से लेके प्रमोशन को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कितनी अच्छी समझ है इन लोगों की। याद करिए, इनकी पार्टी के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया था 2023 में कि भाई ये बताइए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यही नहीं पता कि उस समय तक 1994 बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे एंट्री होती है और किस ढंग से प्रमोशन पाकर पहुंचा जाता है, ये उन्हीं को नहीं पता हो सकता है जिन्हें यह पता हो कि पैदा होते ही सीधे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए इन व्यवस्थाओं को समझना मुझे लगता है अधिक मुश्किल होता है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल विषय पे बोल रहा हूं और दृढ़ता के साथ यह विषय रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक सर्वोच्च नेता ने बोला था, यह कहा था जनवरी 2025 में कि हमें संघ भाजपा से नहीं इंडियन स्टेट से भी लड़ना है। इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स इंडियन स्टेट के डिफेंडर्स हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनको हम डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं, जिनको कि आप लोग जिन पर अटैक करने की बात करते हैं। और वह बात भी मैं सब प्रमाण बोलता हूं। आज भी इनकी मानसिकता क्या है? अभी 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि ये तो गरीब आदिवासी थे, ये मुठभेड़ फर्जी थी। और सर 2 दिन के बाद 18 अप्रैल 2024 को नक्सली संगठनों ने यह प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मुठभेड़ में उनके इतने लोग मारे गए। मुझे लगता है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस तरह के संवेदनशील विषय के ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो मॉरल के ऊपर, उनकी मानसिकता और मनोदशा के ऊपर जो राजनीति की जाती है, उस राजनीति से बचने का प्रयास करना चाहिए।
और फिर मैं एक दुखद उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, सारे देश को याद होगा। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, पर मीडिया में यह भी समाचार आए थे कि कई जगहों पर जश्न मनाया गया था। और जश्न मनाने के बाद उस समय इस जश्न का भी विरोध किसने किया? सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं किया था, विपक्ष में भी हम ही ने किया था, भाजपा ने किया था, संघ ने किया था और यूनिवर्सिटीज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसी समय के बाद 16 मई 2010 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट में 16 जवान केंद्रीय बलों के मारे गए और उसी के साथ 15 आदिवासी भी मारे गए, परंतु उसके बाद उसके लिए एक भी शब्द नहीं निकला। बड़े आश्चर्य और दुखद की बात है कि जिस प्रकार के लोग, और मैं सभापति महोदया यह भी कहना चाहता हूं, भारत के केंद्रीय सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर जिस नक्सल समस्या से लड़ रहे थे और उस समय की कांग्रेस सरकार की सुप्रीम लीडर की अध्यक्षता में हो रही सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कई सदस्य ओपनली उस समय माओवादियों के समर्थन और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के आरोपित करते हुए स्टेटमेंट देते थे। मैडम, ये सीएपीएफ के अगेंस्ट में दिए गए स्टेटमेंट है, अगर होगा तो मैं कोट भी कर दूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं। और इतना ही नहीं, वो तो छोड़िए, गृह मंत्री लोग क्या बोलते थे। चिदम्बरम साहब ने 22 सितंबर 2011 को ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी हुई है, उनका स्टेटमेंट वाइडली सर्कुलेटेड है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा माओवादियों से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप हथियार छोड़िए, ना अपना संगठन समाप्त करिए, ना विचारधारा छोड़िए, बस केवल बातचीत के लिए आ जाइए और अपना विचार भी नहीं बदलिए। मगर अब हमारी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, अब हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे, विचार भी बदलने पड़ेंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा में भी आना पड़ेगा। और सभापति महोदया, अगर आप मॉरल की बात करते हैं तो एक मॉरल दूसरे गृह मंत्री जी का भी था, जिन्होंने सितंबर 2024 में जाकर यह कहा कि जब वो कश्मीर में जाते थे, यद्यपि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको पूरी सिक्योरिटी दे रहे होते थे, तो उनकी हालत क्या होती थी, वह शब्द असंसदीय है, उसे बोला नहीं जा सकता। तो मैं कविता के रूप में कहना चाहूंगा, ये सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था उसके ऊपर, कि लहू लुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम, डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पैरों के नीचे धरती फटी हुई थी। अब मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार में क्या हुआ। हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए तो हमने बालाकोट तक जाके धरती हिला दी। हमने क्या किया उसका प्रमाण पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अगर एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक जाके मारा है, तो दूसरे जो उनके मंत्री थे उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। अयाज सादिक ने कहा कि उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक भारत अटैक कर देगा। ये अंतर है हमारी सरकार और उनकी सरकार में। वहां गृह मंत्री के पांव कांपते थे, यहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपते हैं। यह मोदी सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों के बीच का अंतर है। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ, दंतेवाड़ा का वो क्षेत्र जो बहुत नक्सल प्रभावी माना जाता था, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रैली करके दिखा दी। यानी उससे पहले यह कल्पना से परे था कि नक्सल प्रभावी क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कितनी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता किए बगैर उन्होंने जाकर वहां हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल बढ़ाया। फिर मैं बताना चाहता हूं, सुकमा जिले में एक जगह है चिंता गुफा, जहां यह माना जाता था, नक्सल्स कहते थे हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, यहां सिर्फ हमारी सरकार चलती है। और उस समय हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर चिंता गुफा में दौरा करके दिखा दिया। यानी हमारी सरकार ने दिखाया कि जहां जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पोस्टेड हैं उनके मॉडल के लिए करेंगे। और अब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद तो उस इलाके का वातावरण बदला हुआ दिखाई पड़ता है। वो बस्तर जहां कभी नक्सली घटनाएं होती थी, आज 2024 और 2025 में बस्तर में ओलंपिक करके दिखा दिया। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर कि दौरा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के मन में, मंत्रियों में भय रहता था, वहां रात्रि प्रवास करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उस जो कार्यक्रम में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था,
बस्तर ओलंपिक 2024 में 1,65,000 युवाओं ने सहभागिता की और 2025 के ओलंपिक में 3,91,000 युवाओं ने सहभागिता की। अर्थात जन जन का समर्थन और सुरक्षा बलों का मनोबल दोनों को एक साथ हमने आगे लाकर करने का प्रयास किया और यह तभी संभव हो पाया जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी कैपेबिलिटी और सरकार को उनका पूरा समर्थन था। और फिर एक दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई इसी फरवरी में उद्घाटन में और गृह मंत्री अमित शाह जी ने समापन किया। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उस वातावरण में जहां पर कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती थी, वहां आज एक सकारात्मक वातावरण बना। मगर सभापति महोदया, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे जिनका नाम भी कुछ याद दिलाता है, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यह नाम याद दिलाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सीमा तिब्बत से मिलती थी, चीन से नहीं मिलती थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस उस बात का प्रमाण है। मगर क्या करें, अचकन शेरवानी पहनने वाले, उर्दू और अंग्रेजी बोलने वाले, मंदिर के में डिप्रेशन महसूस करने वाले पंडित जी की शेरवानी में लगे हुए गुलाब ने इतने कांटे बो दिए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आज भारत तिब्बत सीमा भारत चीन की सीमा में आ गई और वो कांटे आज तक भारत के हृदय में पड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं विपक्ष की तरफ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अटैक कर दिया, तब याद आया कि सीमा की सुरक्षा के लिए कोई बल भी होना चाहिए। इसके लिए संस्कृत में कहावत होती है, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम, यानी आग लगने की संभावना हो तो पानी पहले से मत रखो, जैसे ही भवन में आग लगे वैसे ही कुआं खोदना शुरू करो। मुझे लगता है कि यह दूरदृष्टि कैसी थी भारत की सुरक्षा के लिए। यह आईटीबीपी का जो स्थापना और उसका वातावरण यह दिखाता है। अब इसमें कौन सी बुद्धि कही जाए सभापति महोदय, चूंकि बाल बुद्धि शब्द अब आजकल असंसदीय हो गया है तो उसको मैं प्रयोग नहीं करूंगा। अगर आ की जगह ए की मात्रा लगा दी जाए तो शायद वह बुद्धि इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए अधिक युक्तिसंगत साबित होगी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग करके कैसी समस्या उत्पन्न की जाती है। 2 जून 1995 का लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, 31 मई 1995 को मान्यवर काशीराम जी ने तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापसी का लेटर लिखा था और वो लेटर भी मेरे पास अगर कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि एससी एसटी के ऊपर होने वाली कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज और सरकार के द्वारा कोई सुनवाई न होने के कारण, और उन्होंने यह भी लिखा कि भयंकर रिगिंग पंचायत चुनावों में होने के कारण हम उस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। और उन्होंने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी की डिमांड की और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु इसके बावजूद सीआईएसएफ जो लखनऊ में थी वो नहीं पहुंची। 2 जून 1995 का वो वाकया है। उस समय उनका एक संदेशवाहक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा जी के पास आया, अटल जी से बात की गई, उन्होंने भी नरसिम्हा राव जी से बात किया तो कहा गया सीआईएसएफ की यूनिट तो है लखनऊ में मगर वो मुहर्रम के ताजिए की खिदमत में लगी हुई है, इसलिए तत्काल पहुंचना मुश्किल होगा, उसमें कुछ घंटे लगेंगे। और उस समय वातावरण यह था कि वो कुछ घंटे बहुत भारी पड़ने वाले थे अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं पहुंचते, क्योंकि यूपी पुलिस का जो रवैया था वो बहुत साफ सबको दिखाई पड़ रहा था। मगर क्या बताएं सभापति महोदया, उस समय अपनी जान पर खेलकर हमारे तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर गए और तब जाकर वहां पर मायावती जी की जान बचाने की स्थिति बनी। अगर समय रहते हुए सीआईएसएफ को भेज दिया गया होता तो यह परिस्थिति नहीं होती। मगर क्या बताएं, इधर बसपा के दलित विधायकों के जनाजे निकलने की बात हो रही थी, पर सीआईएसएफ जो था वो ताजिए की यात्रा की खिदमत में लगा हुआ था। और वैसे मैं थोड़ा सा विषयांतर होते हुए एक और भी बात कहना चाहूंगा। आजकल खमेनी साहब का बड़ा नाम लिया जाता है, जो शियाओं के धर्मगुरु थे, मगर साहब लखनऊ में शियाओं का मुहर्रम का जुलूस निकलने नहीं दिया जाता था, प्रतिबंध रहता था। वो तब शुरू हुआ जब अटल जी की सरकार आई 22 साल के बाद, तब जाके शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलना शुरू हुआ, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों का भी जो प्रयोग है वो धरातल पे तौल के किया जाता है। ये वाला वोट बैंक मजबूत है तो कोई बात नहीं, इसमें भी कौन शिया मजबूत है कि सुन्नी मजबूत है उसके आधार पर सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट को देखा जाता था। अब यहां मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी आपने देखा होगा बीएसएफ के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते थे जब कांग्रेस की सरकार थी
कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं बीएसएफ की गलती नहीं थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। 2016 में मोदी जी की सरकार ने आने के बाद वहां पर डिमार्केशन किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। अब या तो गांव भारत में है या गांव बांग्लादेश में है। उसके बाद वहां कांटे की बाढ़ लगाई गई। इस कारण से अब इन्फिल्ट्रेशन रुका। मगर एक राज्य है जहां अभी तक भी फेंसिंग नहीं हो सकी है, वो है पश्चिम बंगाल। इसलिए अगर वहां पर बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही है तो मेरे विपक्षी साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए आपके मन में क्या है, यह इस बात से बहुत साफ हो जाता है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चुनावों में 1989 तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का उपयोग नहीं होता था। टीएन शेषन जी ने इसकी शुरुआत करवाई। पहले लोकल पुलिस यूज होती थी और जब तक लोकल पुलिस होती थी धड़ाधड़ चुनाव जीतते थे। जब से सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस 96 ऑनवर्ड्स डिप्लॉय होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो उस राज्य के नहीं होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन और वो नहीं होता है, उसके बाद से कांग्रेस और हमारे विपक्षी दलों के दिन थोड़ा गर्दिश में आने लगे हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जैसे बूथ कैप्चरिंग और अन्य चीजें होती थी, सीएपीएफ के जवानों के द्वारा वो संभव नहीं होती। और मैं कह सकता हूं कि चुनावी ड्यूटी में हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने बहुत ईमानदारी, दृढ़ता और तत्परता के साथ काम किया है। आज भी पश्चिम बंगाल चुनाव में यह सवाल उठाया जाता है कि इतनी कंपनीज सीआरपीएफ की क्यों भेजी जा रही हैं। उसका बड़ा स्पष्ट कारण है। पहले 6-7 चरणों में चुनाव हो रहे थे, तो एक जगह से कंपनी रहेगी, दूसरे चरण में चली जाएगी, तीसरे में, अब 2 चरण में चुनाव है, तो मानी हुई बात है 3 गुनी अधिक कंपनीज की आवश्यकता तो होगी। इसलिए मैं अपने विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऊपर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राजनीति से बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक फोर्सेस की बात है तो इनके मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में, कल्याण के संदर्भ में ड्यूटी पे मृत्यु के दौरान 25 लाख और अगर एक्शन के दौरान मृत्यु होती है तो 35 लाख की व्यवस्था की गई है। व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले जवानों के, जो हताहत जवान हैं, उनके बच्चों विधवाओं के लिए 3000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। 2022 में सीएपीएफ पुनर्वास योजना शुरू की गई है। और दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए अगर देखा जाए तो हवाई यात्रा की सुविधा भी की गई है। आधुनिकीकरण के लिए भी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के आधुनिकीकरण के लिए भी कई मैकेनिज्म बनाए गए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल सेंटर बनाया गया है और 2021 में सिटीजन्स फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा 1930 हेल्पलाइन का प्रयोग करते हुए अब तक 17.82 लाख शिकायतें और 5500 करोड़ रुपए जनता के डूबने से बचाए जा चुके हैं। इसलिए मैं महोदया यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की व्यवस्था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मनोदशा और सेंट्रल आर्म फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, तीनों के लिए बहुत शानदार तरीके से, संवेदनशील तरीके से काम किया है। और इतना ही नहीं, इस वातावरण को बढ़ाने के लिए, इस वातावरण को और बेहतर करने के लिए अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक और अनोखी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने जवानों को वृक्षारोपण के कार्य के लिए लगाया है। वृक्षारोपण के कार्य से एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है और उसमें अब तक 7 करोड़ पौधे हमारे सीएपीएफ के जवानों के द्वारा लगाए जा चुके हैं। अर्थात अब और एक और बात यह है कि पहली बार सीआईएसएफ में महिला बटालियन अलग से स्थापित करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकारों ने की है। और जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था रिजर्वेशन की कई स्थानों के ऊपर सीएपीएफ में हमारी सरकार ने की है। सेना से आने वाले अग्निवीरों के लिए भी यहां पर पदों को आरक्षित करने की व्यवस्था सीएपीएफ में की है, ताकि आर्म फोर्सेस के साथ एक बेहतर तारतम्य बना रहे। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं, हम तो पौधे लगा रहे हैं, जिनके जमाने में सीएपीएफ के जवानों के अरमान के पूरे बगीचे उजाड़ दिए गए थे, वो जब आकर आज कहते हैं कि साहब उनके दिल में बड़ी संवेदना है, तो उनकी परिस्थिति के ऊपर, मतलब जिनकी आंखों में आंसू भी नहीं आए थे, जिनकी आंखों में कभी उन्होंने उन बलों के लिए कुछ नहीं किया था, तो मैं एक अंत में एक पंक्ति कहकर अपना विषय समाप्त करना चाहता हूं कि जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं और आपके कार्यों को देखें तो देश की जनता उसको भली भांति देखती है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से,
वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का।